हेलो दोस्त, मैं रितेश कुमार सीटेट के पेपर 2 की एसएसटी विषय की कड़ी में मैं क्लास 6 के इतिहास की पाँचवीं अध्याय लेके आया हूँ। पहले 4 अध्याय का चर्चा या वर्णन मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया हूँ। अब मैं 5वें अध्याय का चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें इस अध्याय का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गण्यराज्य। तो आप ये देखो कि प्राचीन, ये चैप्टर के नाम से आप ये देख समझ में मोटी मोटी आप अंदाज लगाओ कि जो प्राचीन गण्यराज्य थी उसकी लोग राजा कैसे बने, और राजा बने तो फिर ये राजा कैसे धीरे धीरे राज्य बना लिए। तो अब आप ये देखोगे कि चुनाव के दिन इसमें केस स्टडी दिया हुआ है। तो हम फिर अब आगे चलते हैं इस चैप्टर के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो आप 50 वर्ष पहले की तो आप बता दोगे कि ये जब से भारत आज़ाद हुई है तब से, कि हाँ शासक ऐसे बने, वोट दिए, ये किए। आप अध्याय 4 में भी पढ़े होंगे कि शासक कैसे बने, 20 जनता के द्वारा बने, जो ऋग्वेद में जो दी हुई है। लेकिन अब कुछ बड़े बड़े राजा बन गए और फिर राज्य बना लिए। ठीक है, तो 3000 साल पहले, आप इस 3000 साल पहले को ध्यान में रखो, एक बहुत बड़ी परिवर्तन दिखाई दिया राजा बनने की होड़ में। तो उस समय जो अश्वमेध यज्ञ जो करवाते थे ना, आप रामायण देखे होगे कोविड-19 में टेलीविज़न पे, टीवी पे, तो आप देखे होंगे कि राम भगवान जो हैं वो अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं और अपनी घोड़ा को छोड़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ करवा के अपनी घोड़ा को छोड़ते हैं, और लव और कुश हैं जो उस घोड़ा को पकड़ लेते हैं। तो उस घोड़ा को पकड़ने से क्या होता है कि हम उस राजा से शक्तिशाली हैं, यानी कि राम भगवान जो हैं, राम भगवान, उससे हम शक्तिशाली हैं। तो मैं राम भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता हूँ। तो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला व्यक्ति, इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। जैसा कि मैं आपको बताया भगवान राम और लव कुश की कहानी को लेके। तो अब हम आगे चलेंगे। अब आपसे ये पूछ भी सकता है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कौन करता था। तो एक शक्तिशाली राजा। अब इस आयोजन की अगर बात करें तो अश्वमेध यज्ञ का जो आयोजन करता था वो अभी मैं आपसे पूछा कि कौन करता था, तो ये शक्तिशाली राजा करते थे। और ये यज्ञ में आमंत्रित सभी राजाओं उसके लिए उपहार लाते थे। अब अश्वमेध यज्ञ जो राजा करते थे, अश्वमेध यज्ञ जो राजा करते थे, अश्वमेध यज्ञ जो राजा किए वो उपहार राजा को आमंत्रित किए, और उस आमंत्रण में जो राजा आए, वो क्या किए, इनके लिए उपहार लाए। ये इनके लिए उपहार लाए, किनके लिए, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं राजा, उनके लिए। अब जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं उनका राज सिंहासन कैसा था, तो एक विशेष आसन था, और उस आसन में बाघ की छाल था। वो आसन कैसा बना हुआ था, बाघ की छाल से। अब हम आपको एक ये चीज़ दिखाएं। देखिए, अब वैदिक पीरियड जो है उसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी, वो कब हुई थी, 3500 साल पहले। और उत्तर वैदिक जो पीरियड है उसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना वो 3000 साल पहले। तो अब आपको हम आगे दिखाते हैं कि जो सारे राजा आमंत्रित थे वो सिर्फ बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया को देखना भर था और कुछ करते नहीं थे। और राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। तो अब आप देखे हुए कि इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की जो ये एनसीईआरटी कह रहा है कि इस यज्ञ में जो उपस्थित होने वाले की एक सूची बनाओ, और पेशे के आधार पर वह कौन कौन से वर्ग से शामिल थे। तो ये आपकी काम है।
अब आगे हम चलें तो जैसे देखिए ऋग्वेद में क्या होता था कि विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब आप वर्ण की बात करें तो ये जो 3 ग्रंथ हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो उत्तर वैदिक ग्रंथ हैं सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये शामिल ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाएं। और ये सब जो हैं वो पुरोहित द्वारा रचित ग्रंथ हैं और इसमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। ये जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं उसमें विभिन्न प्रकार की विधियां बताई गई है, किसकी? अनुष्ठान की। अब आप देखोगे कि पुरोहित लोग जो थे वो वर्ण को 4 भाग में बांट दिए। यहाँ पे आप देखो, मैं वहाँ पे लाइन किया हूँ। अब 4 भाग में बांटे तो आप ये देखोगे कि जो पहला वर्ण है वो ब्राह्मण है। उनका काम क्या है? ब्राह्मण का वेद का अध्ययन का अध्यापन कराना। दूसरे काम क्या था? और यज्ञ करवाना, उन्हें उपहार मिलता था इसके लिए ब्राह्मण को। अब दूसरा स्थान क्या था? शासकों का। अब जो राजा थे उसे दूसरा कह दिए, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। अब आप इसे पूरा पढ़ोगे तो इनका काम क्या था? युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। और तीसरा अगर इसमें देखो कि जो दूसरा स्थान था वो राजा का था और तीसरा स्थान वैश्य या विश्व के थे। वो क्या करते थे? खेती, पशुपालक और व्यापारी। ये विश्व और वैश्य जो हैं ये कृषक थे, पशुपालन थे और व्यापारी थे। और क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। अब आपको मैं बताया कि 4 तरवर्ण में बांटे, जिसमें से यज्ञ करने का अधिकार किसे प्राप्त था? क्षत्रिय और वैश्य को। तो वैश्य क्या करते थे? वैश्य क्या थे? कृषक थे। और क्षत्रिय क्या थे? शासक थे। तो आप ये याद रखें कि वैश्य जो हैं, वैश्य क्या है? वैश्य हैं कृषक, पशुपालक ये हैं। और क्षत्रिय क्या हैं? क्षत्रिय जो हैं वो राजा हैं। अब इसी में जो हैं वो इसी कड़ी में कई लोग जो हैं वो ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जो 4 वर्ण व्यवस्था थी उसे लोग स्वीकार नहीं करते थे। अब कहीं कहीं ये भी मिलता है कि कुछ जो राजा हैं वो स्वयं को, इसमें भी लिखा हुआ है कि कुछ जो राजा हैं वो स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। लेकिन आप देखे होंगे कि जो अभी 4 वर्ण व्यवस्था थी उसमें पुरोहित को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन कुछ राजा इसे नहीं मानते थे और लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और ये छुआछूत कई कारणों से आलोचना में है। तो अब हम आगे चलें। अब इस चैप्टर में मैं अभी तक आपको वर्ण के बारे में बताया। वर्ण आप देखे होंगे कि मैं वर्ण के बारे में बताया, उत्तर वैदिक ग्रंथ बताए, ये मैं आपको बताया। अब मैं आपको जनपद के बारे में बताता हूँ। और इसमें एक और बताया था कि लोग राजा कैसे बनते थे पहले, अश्वमेध यज्ञ के बारे में। तो ये अब मैं बताता हूँ आपको जनपद। तो ये अब आप जनपद के बारे में देखोगे तो जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है जनपद की? अगर आप जनपद के शाब्दिक अर्थ, ये जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन बसने की जगह। देखो ये जन बसने की जगह। और कुछ महत्वपूर्ण जनपद चित्र 4 में आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये जन बसने की जगह क्या है? जनपद कहेंगे। जनपद का परिभाषा भी आएगा या शाब्दिक अर्थ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आई है, इससे प्रश्न पेपर में पूछेंगे। तो इससे आप ये जो जनपद हैं वो जन बसने की जगह है। और पुरातत्वविदों ने जनपदों की कई बस्तियां खुदाई में दिल्ली, अब जनपद की जो बस्तियां हैं वो खुदाई, जनपद में कौन कौन बस्तियां आती हैं तो आप गिन लो। दिल्ली में पुराना लाल किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर,
एटा के पास अतरंजी खेड़ा, ये 3 जो है वो जनपद बस्तियां हैं। और इसमें जानवरों को पालते थे, मवेशियों को, और चावल गेहूं की भी फसलें उगाते थे। तो अब हम इस सूची को आगे बढ़ाते हैं। तो आप ये देखोगे कि ये चित्रित धूसर पात्र है, ये चिकनी है और ये वर्टिकल लाइन से बनी हुई है, जो मैं यहाँ पे आपको लिखा हूँ। ये जो है वो चित्रित धूसर पात्र है और इसकी आकृति ज्यामितीय आकार की सरल रेखा पारी हुई है। तो अब हम आगे चलेंगे। इसमें महाजनपद, अब आप जनपद को देखोगे इसमें, तो जनपद में आप ये देख सकते हो कि खुदाई से ये नहीं पता चला कि ये सेना रखते थे। जनपद में सेना भी नहीं रखते थे, कर भी नहीं वसूलते थे, लेकिन राजा तो थे, महायज्ञ करवा के राजा तो थे। महायज्ञों को करवाने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपद के राजा माने जाने लगे। लेकिन कर भी नहीं था और सेना भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही आप इस महाजनपद में आओगे, अब देखो जनपद से आप महाजनपद में आ गए। तो आप जैसे ही महाजनपद में आओगे तो महाजनपद में आप देखोगे कि करीब 2500 साल पहले, अभी तक हमने आपसे उत्तर वैदिक ग्रंथ 3000 साल पहले की मैं बात किया हूँ, और ऋग वैदिक ग्रंथ जो हैं 3500 साल की मैं बात किया हूँ, और ये जो महाजनपद हुए वो 2500 साल, ये कब हो गए? 2500 साल की मैं पहले की बात मैं कर रहा हूँ कि 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अब कुछ जनपद जो शक्तिशाली हो गए, बहुत ज़्यादा शक्ति हो गए, वो महा में बदल गए, अपने आप को बड़ा कहने लगे, तो वो महाजनपद कहे गए। अब महाजनपद में आप देखोगे कि एक मैं आपको महाजनपद की मैं फोटो दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये जनपद मैं आपको बता दी हूँ। अब एक महाजनपद की मैं ये फ़ोटो दिखाता हूँ। ये अगर आप देखोगे महाजनपद में, इसमें तो आप ये देखोगे कि ये मजबूत ईंटें बिछाई हुई है। ये देख रहे हो, मजबूत ईंट बिछाई हुई है, दीवार के टाइप पर ईंट है, अगर इसे कहें तो दीवार खड़ा हुआ है। तो ये जनपद में 2 पर्पज़ से खड़ा किया हुआ रहता होगा। पहला ये सुरक्षा करेगा, पहला तो यही है कि ये सुरक्षा करेगा। और दूसरा क्या होगी? दूसरा ये इनकी शौर्य को दिखाएगा, ये शौर्य को भी दिखाएगा कि इतने मजबूत हैं। जैसे अभी आप बड़े बड़े महल बना के अगले को दिखाते हो कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, उसी टाइप में जनपद काल में भी हो सकता है कि राजा लोग दिखाते होंगे। तो इस समय में अब मैं आपको वो अब महाजनपद में देखो कि चारों ओर लकड़ी ईंट और ऊंची दीवारें बनाई गई थी, जो अभी मैं बताया। अब मैं अगर आगे चलूं तो ये एक इमेज है। अब महाजनपद की देखो, जनपद की देखो, ये नगर सब की एक इमेज है ये पूरी। अब आप देखोगे कि महाजनपद में क्या हुआ कि महाजनपद में जो राजा हैं वो अब क्या किए कि सेना रखने लगे और क्या किए कि कर लेने लगे। तो कर जो है, आगे आप देखो, ये जो महाजनपद के जो राजा हैं वो सेना रखने लगे और कर लेने लगे। तो अब आप आगे देखोगे कि इसके लिए उन्होंने अब भाई दीवाल यहाँ पे अगर देखो आप, ये कर की बात की हुई है, मैं पहले ही बताया। तो ये कर कैसे लेते थे? कर जो ये लेते हैं, फसल जो है, फसल हम लोग जो उगाते हैं उसकी 1/6 भाग ये कर लेते थे, 6वां भाग। और कारीगर से ये कैसे करते थे? तो कारीगर से ये कहते थे, लोहार सुनार बुनकर जो भी हैं वो इनके लिए महीने में 1 बार, राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालक
जो थे वो जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देते थे, और व्यापारी सामान खरीदने बेचने पर भी व्यापारी से भी लेते थे, अखेटक से भी लेते थे। अब ये आप अखेटक खाद्य संग्राहक देखोगे तो ये नर्मदा नदी के पास, मैं आपको बताया हूँ कि ये ये नर्मदा नदी के पास कई लाख साल वर्ष पहले बसे थे। तो अब हम आगे चलते हैं कि कृषि में परिवर्तन कब आया। तो कृषि में परिवर्तन आप देखोगे कि एक लोहे की फॉल 2500 साल महाजनपद जब बनी, तो उसमें जो हल थे उसमें जो लगी रहती है वो लोहे की लगी। जब लोहे की हल लगी तो खेत जो है वो कठोर भूमि भी, जो कठोर भूमि थे वो जुतने लगे, जुताई होने लगी, तो सिंचाई बढ़ गई। और जब सिंचाई बढ़ी तो लोग जो पहले जो धान जो थे, जो अभी जैसे गेहूं की जो उपजाने की प्रक्रिया है बोकर, गेहूं उपजाने की जो प्रक्रिया बोकर है, वैसे ही पहले धान उपजाते थे लोग। जब वैसे ही लोग पहले धान उपजाते थे, जब ये वैसे ही लोग धान उपजाते थे, जब वो ऐसे ही धान उपजाते थे तो ये जो जब खेती जुताई हुई तो वो धान का रोपण शुरू कर दिए। आप ये देखोगे यहाँ पे कि वो धान को वो रोपना शुरू कर दिए। तो ये खेती जो हुई वो परिवर्तन आए। खेती में क्या परिवर्तन आए? लोहे के हल लग गए, और ये जो धान का है वो पौधे का रोपण शुरू हुआ, गेहूं की तरह बो के नहीं हुआ। तो ये इसमें आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कि लोग ने धान के पौधे को रोपना शुरू कर दिया, और ये कठोर ज़मीन जुती गई अब लोहे के हल के बनने के कारण। ये अब मैं आगे चलता हूँ। तो अब सूक्ष्म निरीक्षण आपको देखना है मगध की। तो मगध कहाँ बसे थे? मगध जो हैं वो गंगा के दक्षिण में बसे हैं। मगध कहाँ बसे हैं? गंगा के दक्षिण में बसे हैं। और ये इनकी द्वाब क्या है? गंगा और सोन की द्वाब है। तो ये गंगा और सोन की जो द्वाब है, आप ऐसे आ जाओ। ये जो गंगा और सोन की द्वाब है, जो नदी है वो क्या करेगी? नदी से आप लोग किस सुविधा होगी है? जो वहाँ के लोग होंगे, राजा होंगे, उन्हें यातायात की सुविधा होगी, जल वितरण की अच्छी सिंचाई होगी, ज़मीन उपजाऊ होंगे। और ये सुरक्षा के पर्पज़ से देखें तो मान लो इधर से गंगा नदी आ रही है, ये अब मैं एक बताता हूँ, ये गंगा, और इधर से ये सोन नदी है। आप देख लो यहाँ पे किला। तो ये जो राजा का किला है वो दो तरह से तो आक्रमणकारों से, दुश्मनों से तो सुरक्षित हैं। आपको दो ही तरफ से ध्यान रखनी है। तो कई बार राजा ऐसे किला बनाते थे, और किला बनाने के बाद चारों तरफ खाई, झील, झरने आदि खुदवा दिया करते थे सुरक्षा की दृष्टि से। तो अब आके देखें कि मगध का सूक्ष्म निरीक्षण में आपने देखा कि मगध जो है वो कैसी है? गंगा के दक्षिण में है। गंगा की कैसी है? दक्षिण में है मगध। और ये किसकी दुआब में है? गंगा और सोन की दुआब में है। और यहाँ एक लौह की भी खोज हुई है। आप देखोगे कि मगध साम्राज्य में लौह की बहुत बड़ी भंडार मिली थी, यानी कि लोहे की जो है वो बहुत हैवी भंडार मिली है मगध में। और मगध में दो शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु। और ये दोनों जो हैं ये दोनों जो हैं वो हर्यक वंश के हैं। ये दोनों कैसे वंश के हैं?
कौन वंश के? हर्यक वंश के। और मगध की जो राजधानी है, ये देखो आप, राजधानी की आप चर्चा करोगे मगध की, तो ये राजगिरी जो आधुनिक राजगीर है, और फिर बाद में पाटलिपुत्र जो पटना है। आप अभी मगध के बारे में इतना ही पढ़ो। अभी हमने लगभग 2500 साल तक पहुंचा था, और अब देखो यहाँ पे 2300 साल की चर्चा आई है। तो 2300 साल पहले क्या हुए? मेसोडेनिया के जो राजा थे सिकंदर, वो विश्व विजय के करना चाहता था, और वो विश्व विजय करने में पूरी तरह सफल ना हुआ। और वो जब मिस्र लौट रहा था तो भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ तक पहुँचा? ब्यास नदी तक। सिकंदर को आप अलेक्जेंडर भी कहते हैं, तो हु वाज अलेक्जेंडर ऑफ द इंडिया? अब भारत के अलेक्जेंडर कौन थे? तो किससे तुलना की गई है? तो वो कश्मीर के एक राजा थे, ललितादित्य मुक्तापीड़। ये बहुत ऊपर की ये हो गई। तो अब आप देखोगे कि ब्यास नदी के पास आके मेसोडेनिया के जो राजा थे सिकंदर, वो उनकी सेना वहाँ पे मगध को कूच करने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ महापद्मानंद की राज्य थी, शासन थी उस समय। सिकंदर के शासनकाल में महापद्मानंद की शासन थी, और उस महापद्मानंद को अगर आप देखोगे तो वो नंद वंश के शासन थे। आप देख सकते हो, इसमें नहीं दिया हुआ है महापद्मानंद के बारे में, और महापद्मानंद का शासक बहुत शक्तिशाली था। तो आगे आप चलें, तो ये एक हमने मगध का बताया, और दूसरा मैंने बज्जी। अब आप देखे होंगे कि मगध की जो राजधानी थी, वो कहाँ थी? राजगिरी पहले, और फिर कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और ये दोनों कहाँ है? बिहार में। मगध को भी अगर आप देखो तो वो कहाँ है? बिहार में। और अगर बज्जी संघ को देखो तो ये भी कहाँ है? बिहार में। और बज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली। और अभी आपको मैं बताया कि मगध के दो बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए, कौन? बिंबिसार। और बिंबिसार का जो पुत्र है वो है अजातशत्रु। बिंबिसार का जो पुत्र है ये अजातशत्रु, ये बिंबिसार का पुत्र है। ये दोनों मगध के लिए बहुत शक्तिशाली हैं। ये बिंबिसार जो हैं वो वास्तविक संस्थापक हैं मगध का, और इन्होंने शादी परंपरा से, इनने 3 शादियाँ की थी, और ये शादी परंपरा से मगध को बहुत ताकतवर और राज्य विकास किए। तो अब हम आगे चलें। बज्जी में आप देखोगे कि बज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। और बज्जी जो था वो संघ और गण का था। तो इसमें जो गण हैं, गण किसे कहते हैं? तो गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वालों समूह के लिए किया जाता है, आप समझे। और संघ या संगठन या सभा एक ही चीज़ है। तो अब हम आगे चलें। आगे आप देखेंगे कि बुध और महावीर दोनों किससे संबंधित हैं? बुध और महावीर जो हैं वो गण और संघ से संबंधित है, आप देख सकते हो। और बज्जी संघ, अब इतनी बात जो मैं बोला, 2300 साल पहले की सिकंदर आया, विश्व विजेता बना, इसको आप कैसे प्रमाणिक मानोगे? तो इसे प्रमाणिक मानने के लिए आपको दिघ निकाय, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ कौन है? दिघ निकाय। और ये दिघ निकाय में आप यहाँ पे देखोगे कि दिघ निकाय प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, और इसमें क्या है? बुद्ध के व्याख्यान दिए हुए हैं। और ये कब की है? 2300 साल पहले की। तो मैं अजातशत्रु की बात किया आपसे कि अजातशत्रु जो हैं वो बिंबिसार के पुत्र हैं, और ये बज्जी संघ पे अपनी स्थापना करना चाहते थे। तो अजातशत्रु के पुत्र जो हैं, अब आप देखे होंगे कि ये जो अजातशत्रु हैं वो जो बज्जी संघ में अपने अधिकार में लाना चाहते हैं बज्जी संघ को। और ये अजातशत्रु किसके पुत्र हैं? बिंबिसार के। और अजातशत्रु के मंत्री कौन है? वस्त्रकार। और ये वस्त्रकार को भेजते हैं बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए कि कैसे उनकी जीती जाए। तो ये जो वे जो हैं वो पूर्ण और नियमित सभाएं करते हैं। ये जो हैं वस्त्रकार, वो वहाँ से गए हैं, और ये कहते हैं कि वो पूर्ण नियमित सभाएं करते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, काम करते हैं, पारंपरिक नियमों का पालन करते हैं, और ये बड़ों का सम्मान और समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे तब तक
आप बज्जी संघ को अपने आप में आप जीत नहीं सकते हैं। बज्जी संघ हैं, इन्हें कई शक्तिशाली राज्य जीतना चाहें, लेकिन ये फिर भी 1500 साल तक पहले तक ये चलते रहे। तो इनकी संघ और गण ये इतनी महत्वपूर्ण थी। अब ये बज्जी संघ के बारे में आप 10 में पढ़ोगे, अध्याय 10 में। तो अब मैं अन्यत्र चलता हूँ। तो अन्यत्र के मतलब भारत से बाहर। तो अन्यत्र अगर आप देखोगे तो यूनान और एथेंस को देखोगे, आप इसमें देखोगे तो 2500 साल पहले भी वहाँ क्या थे, प्रजातंत्र थे और गणतंत्र थे, जो 200 साल तक चली। ये देखो 200 साल तक चली। पुरुषों को महत्वपूर्ण नागरिकता प्राप्त थी, जो ना अब हम आगे इसमें चलें तो आप देखोगे इसमें कि उपयोगी शब्द कुछ दिए हुए हैं। तो आप ये उपयोगी शब्द को देखोगे तो आपने राजा देखा कि राजा कैसे बने। तो राजा कैसे बने आप देखे हो। और ये अश्वमेध यज्ञ जो हैं वो शक्तिशाली राजा से बने हैं। आप देख चुके हो कि वो कैसे यज्ञ करते हैं और घोड़े को छोड़ते हैं। उसके बाद भी वर्ण को आप 4 वर्ण में बांटे हो। पहला पुरोहित हैं, दूसरा क्षत्रिय हैं, तीसरा व्यापारी हैं और चौथा जो शूद्र हैं, ऐसे टाइप में आप बांटे हो। और फिर जनपद के बारे में आप देखे हो। तो जनपद से आप एक विशेष ध्यान रखना कि जनपद की जो थी वो राजधानी भी नहीं थी, पहली बात। दूसरी ये कर नहीं रखे थे। तीसरी ये सेना नहीं रखे थे। और महाजनपद में अगर आप जाओगे तो पहली इनकी राजधानी हो गई, ये कर रखते थे, ये सेना रखते थे, ये किलेबंदी करते थे। और ये सेना भी महाजनपद की है, किलेबंदी भी महाजनपद की है। और ये कर कृषि का 1/6 भाग रहता था, आप ये विशेष याद रखें। और फिर लोहे की खोज हुई। आप देखे होंगे कि लोहे की जो खोज हुई उसमें कठिन जमीन को जोता जाने लगा और पौधे का रोपण यानी कि धान की पौधे की रोपण शुरू हो गई, जिससे कृषि में बढ़िया परिवर्तन आया। और ये कब आई परिवर्तन, ये आपको मैं ऊपर बताया हूँ। अब ये गण और संघ आप देखे हुए तो गण और बज्जी संघ में गण और संघ दोनों थे और ये प्रजातंत्र थे। अन्यत्र आप जो देख रहे हो ये सबसे लास्ट में मैं आपको ये जो बताया हूँ, ये 2300 साल 2500 साल पहले यूनान और एथेंस वाली, ये तो प्रजातंत्र आप देखे ही हो। अगर मैं आपसे ये पूछूं ये वाली चीज़ें, ये कि नए शासक कब बने, तो आप 3000 साल पहले देखोगे ही। महाजनपद भी 3000 साल पहले, क्योंकि ये उत्तर वैदिक हैं तो 3000 साल ही होंगे। सिकंदर का आगमन आप 2300 दीघ निकाय में देखोगे बौद्ध धर्म के। और गण और संघ 1500 साल तक ये चले ही हैं।